हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 24। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, श्वास नली निम्न में से किसकी बनी होती है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि श्वास नली, जो हमारी श्वास नली है जिससे हम श्वसन की क्रिया हमारी होती है, वह किसकी बनी होती है? उपास्थि की बनी होती है, झिल्लियों की बनी होती है, ए एवं बी दोनों की बनी होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो हम बात करते हैं श्वास नली की, तो श्वास नली जो हमारी है वो किसकी बनी होती है? उपास्थि भी उसमें होती है और इसके साथ साथ झिल्लियां भी क्या होती है इसमें प्रेजेंट होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो आंसर सही होगा वो सी होगा। बात अगर हम श्वास नली की करते हैं, तो श्वास नली जो होती है वो हमारी कितनी 4 इंच चौड़ी होती है, और जो इसकी लंबाई 4 इंच इसकी लंबाई होती है, और 1 इंच इसकी क्या होती है? चौड़ाई होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 4 इंच होती है, और इसकी चौड़ाई जो होती है वो 1 इंच होती है। और क्या है ये? लैरिंग्स, जो हमारी गले में जो लैरिंग्स होती है, लैरिंग्स ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड से लेकर ये 5वीं थैरोसिक कशेरुका तक फैली रहती है। ये हमारे लैरिंग्स ग्लैंड से निकलकर 5वीं थैरोसिक कशेरुका तक क्या होती है? फैली होती है, और यहीं से ये क्या होती है? 2 नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, यहीं से जो हमारी थैरोसिक कशेरुका होती है, यहीं से ये क्या होती है? आपकी 2 नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि वृक्क के नतोत्तर भाग के मध्य में छोटे से गड्ढे को किस नाम से जाना जाता है? वृक्क के नतोदर भाग के मध्य में छोटा गड्ढा पाया जाता है, उस गड्ढे को हम किस नाम से जानते हैं? ए ऑप्शन आपका हाइलम होता है, बी ऑप्शन आपका मेडुला होता है, सी ऑप्शन आपका कार्टेक्स है, और डी ऑप्शन आपका ग्लोमेरुलस है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या होता है वो? जो वृक्क के नतोत्तर भाग में गड्ढे नुमा जो होता है, वह क्या होता है? आपका हाइलम होता है। क्या होता है? आपका हाइलम होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बात अगर हम हाइलम को की करते हैं, तो ये क्या होता है? तो वृक्क के नतोत्तर भाग में गड्ढे में जो गड्ढा होता है उसे हम हाइलम के नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है कि इससे एक नली निकलकर, इसी से जो ये हाइलम होता है, इसी से एक नली निकलकर मूत्राशय में, इसकी जो एक नली होती है वह निकलकर मूत्राशय में जाकर समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये हाइलम के वृक्क से एक नली, वृक्क के हाइलम से एक नली निकलकर मूत्राशय में जाकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इसी नली को हम किस नाम से जानते हैं? इसी नली को मूत्र वाहिनी के नाम से हम क्या करते हैं? जानते हैं। यह जो नली होती है, इस नली को हम किस नाम से जानते हैं? तो इस नली को हम मूत्र वाहिनी के नाम से जानते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, त्वचा का सबसे बाहरी स्तर निम्न में से कौन सा है? क्या कह रहे हैं कि त्वचा का जो हमारी स्किन होती है, उस स्किन के सबसे बाहरी स्तर की बात कर रहा है। स्किन की, उसे हम किस नाम से जानते हैं? कार्नियम अस्तर होता है, ग्रेनुलोसम अस्तर होता है, लोसिडम अस्तर होता है, या मैलपीजियम अस्तर होता है। तो त्वचा की जो सबसे बाहरी अस्तर होता है उसे हम कार्नियम अस्तर के नाम से जानते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो आंसर ए करेक्ट होगा। कौन सा अस्तर आपका सबसे बाहरी अस्तर होता है? तो कार्नियम जो अस्तर होता है, यह सबसे बाहरी आपका अस्तर होता
है। ठीक है, बात अगर हम कार्नियम की करते हैं तो कार्नियम जो होती है इसकी जो कोशिकाएं होती है, कार्नियम में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वह आकार में कैसी होती है, चपटी होती है और कैसी होती है, सल्काकार होती है, मतलब सल्की होती है और इसके साथ साथ चपटी होती है। और इसमें क्या पाई जाती है, इसमें केराटिन कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। इसी में आपकी केराटिन कोशिकाएं भी पाई जाती हैं और ये कोशिकाएं जो होती है निरंतर त्वचा से क्या होती है, उत्सर्जित रहती है तथा त्वचा को साफ एवं स्वच्छ बनाए रखती हैं। जो आपकी केराटिन कोशिकाएं होती है ये क्या होती है, निरंतर उतरती रहती है तथा त्वचा को साफ एवं स्वच्छ बनाए रखने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। यह त्वचा को साफ एवं स्वच्छ भी बनाए रखती है। तो त्वचा का सबसे बाहरी स्तर इसी में होता है। ठीक है, त्वचा को साफ एवं स्वच्छ भी ये क्या करती है, बनाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, नाखून किस एपिथेलियम ऊतक के बने होते हैं। क्या बात हो रही है कि जो हमारा नेल होता है वह नेल जो है वो किस एपिथेलियम टिश्यूज के बने होते हैं। ए ऑप्शन आपका श्रृंगीय ऊतक है, बी ऑप्शन आपका समतल ऊतक है, सी ऑप्शन आपका गर्त ऊतक है और डी ऑप्शन आपका वृत्ताकार ऊतक है। तो जो हमारे नाखून होते हैं वो किस ऊतक बने होते हैं, तो वो जो होते हैं वो श्रृंगीय ऊतक के बने होते हैं। किस ऊतक के बने होते हैं, आपके श्रृंगीय ऊतक के बने होते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाखून जो होते हैं वो हमारे श्रृंगी एपिथेलियम ऊतक के बने होते हैं जो त्वचा के कोमल भागों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यह जो ऊतक होता है ये त्वचा के जो हमारे कोमल अंग होते हैं उसे क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और इसके साथ नख का जो नाखून होता है इसका निर्माण त्वचा की बाह्य कोशिकाओं द्वारा होता है। जो आपका ये नाखून होता है इसका जो निर्माण होता है वो त्वचा की बाह्य कोशिकाओं के द्वारा होता है। और ये क्या होते हैं, काफी कठोर। हमारे नेल आप देखने में भी क्या देखते होंगे, तो हमारे नेल क्या होते हैं, कठोर और सख्त होते हैं। तो ये बना किसके होते हैं, तो ये जो बने होते हैं वो श्रृंगीय ऊतक के बने होते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, तैलीय ग्रंथियां निम्न में से किस स्तर में पाई जाती हैं। तैलीय ग्रंथियां हमारे स्किन में क्या होती है, आपकी तैलीय ग्रंथियां पाई जाती है। वही बात हो रही है कि ये किस स्तर में आपकी क्या होती है, पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका मेलपीजियम स्तर है, बी ऑप्शन आपका कार्नियम स्तर है, सी ऑप्शन आपका ए एवं बी दोनों है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी तैलीय ग्रंथियां होती हैं, ये तैलीय ग्रंथियां जो होती है वो मेलपीजियन स्तर में क्या होती है, आपकी पाई जाती है। किस स्तर में आपकी पाई जाती है, तो जो मेलपीजियम स्तर होता है उसमें ये ग्रंथियां क्या होती है, पाई जाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बात अगर हम मेलपीजियम की करते हैं तो जो हमारी तैलीय ग्रंथियां होती है ये अंतः त्वचा, जो आंतरिक त्वचा होती है उसके मेलपीजियम स्तर पर उपस्थित होती हैं। और ये क्या होती है, रोम पुटिका के पास, जो हमारी छोटी छोटी रोम पुटिका होती है उस पुटिका के पास एक बहुकोषीय और एवं शाखान्वित एक विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। क्या होता है, तो जो हमारी रोम पुटिका होती है उस रोम पुटिका के पास यह बहुकोषीय, इनमें अनेक प्रकार की शाखाएं होती हैं। और इसके साथ साथ क्या है, ये शाखाएं मतलब इसमें अनेक प्रकार की शाखाओं से ये लगी होती हैं, अनेक प्रकार की इसमें शाखाएं होती हैं। ठीक है, और यह क्या होती है, एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है। ये ग्रंथियां क्या करती है, किस प्रकार की होती हैं, तो ये कोष्ठीय प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये जो ग्रंथियां जिससे ये ग्रंथियां लगी होती है, ये कोशिका, ये ग्रंथियां जो होती है वो किस प्रकार की होती है, तो ये कोष्ठीय प्रकार की होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, मस्तिष्क का सबसे बाहरी आवरण निम्न में से कौन सा है।
क्या बात कर रहा है कि जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, उस ब्रेन का सबसे बाहरी आवरण आपका कौन सा है? ए ऑप्शन आपका दृढ़ तनिका है, बी ऑप्शन आपका मृदु तनिका है, सी ऑप्शन आपका जाल तनिका है और डी ऑप्शन आपका सभी है। ठीक है, तो बात अगर हम मस्तिष्क के सबसे बाहरी आवरण की करते हैं तो यह जो होता है वो क्या होता है, वो आपका दृढ़ तनिका होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या होता है आपका? दृढ़ तनिका होता है। ठीक है, तो दृढ़ तनिका जो होता है वो मस्तिष्क का सबसे बाहरी आवरण होता है। और ये कहाँ स्थित होता है? तो कपाल अस्थियां जो होती हैं उसके ठीक ठीक नीचे, जो हमारी कपाल अस्थियां होती हैं उस कपाल अस्थियों के ठीक नीचे ये क्या होता है? स्थित होता है। और यह कितने स्तर का बना होता है? तो ये 2 स्तरों से मिलकर बना होता है। इसका जो आवरण होता है वह आवरण 2 स्तरों से मिलकर बना होता है। इसका जो पहला ऊपरी स्तर होता है उसे हम पेरिओस्टियम कपाल अस्थियां क्या बोलते हैं? पेरिओस्टियम कपालास्थियां बोलते हैं। और जो इसका आंतरिक स्तर होता है वो क्या होता है? इन्हीं कपाल अस्थियों से क्या होता है? जुड़ा होता है। पहला आपका जो ऊपरी स्तर होता है पेरिओस्टियम कपालास्थियों की आंतरिक सतह से क्या होता है? जुड़ा होता है। किससे? जो पेरिओस्टियम कपालास्थियां होती है उसकी आंतरिक सतह से यह जुड़ा होता है। और जो उसका निचला स्तर होता है वो मस्तिष्क को या जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं मस्तिष्क के उसे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो मस्तिष्क के जो दृढ़ तनिका होती है इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ऊपरी पार्ट्स आपका पेरिओस्टियम कपालास्थियों की आंतरिक सतह से जुड़ा होता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो क्या होता है? मस्तिष्क के जो कोमल अंग है उन्हें क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिवर्ती क्रिया के समूहों का केंद्र निम्न में से कौन सा होता है? क्या बात कर रहे हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। बात अगर हम प्रतिवर्ती क्रिया की करते हैं तो ऐसे एक्शन, ऐसी क्रियाएं जिन्हें हम क्या करते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली होती है, इसमें किसी भी प्रकार का हमारा उसमें बस नहीं चलता। ये क्रियाएं क्या होती है? ऑटोमेटिक होती है। जैसे पलकों का झपकना। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर हम चाहते भी हैं तो कुछ ही समय तक हम अपने पलकों को सिर्फ रोक सकते हैं, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं? इसको रोक नहीं सकते। हृदय का धड़कना, सांस का आना और जाना, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं ये क्या होती है? आपकी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। जैसे अगर तवे पे हाथ पड़ता है तो अचानक हाथ का हट जाना, सांप को देखकर भाग जाना। तो इस प्रकार के जो एक्शन होते हैं, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आती है। तो इस प्रतिवर्ती क्रिया को कौन सा केंद्र, मस्तिष्क का हमारे कौन सा केंद्र जो है, मस्तिष्क का हमारे कौन सा भाग जो है वो इस प्रतिवर्ती क्रिया को क्या करता है? केंद्रित करने का कार्य करता है। यही क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो अग्र मस्तिष्क है, मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क है, या आपका सुषुम्ना नाड़ी है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है वो? आपका सुषुम्ना नाड़ी है। क्या है आपका? सुषुम्ना नाड़ी होती है। बात अगर हम सुषुम्ना नाड़ी की करते हैं तो ये प्रतिवर्ती क्रिया के समूह का केंद्र होता है। ठीक है, तो क्या है, तो हम अपने जीवन में, जैसे मनुष्य है, मनुष्य अपने जीवन में क्या करता है कि कुछ न कुछ सोचता रहता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ न कुछ प्रतिदिन कुछ न कुछ क्रियाकलाप को सोचते रहते हैं। ठीक है, तो और उसी के अनुरूप क्या करता है? क्रिया करता है। तो यह क्रिया क्या हो जाती है? स्वतः हो जाती है। हम जो सोचेंगे, जैसे हमने जो सोचा है तो कुछ न कुछ हम उसमें क्या करते हैं? क्रियाकलाप करते हैं। तो कुछ क्रिया ऐसी हो जाती है जो स्वतः हो जाती है। जैसे पलकें हमारी क्या होती है? ऑटोमेटिकली झपकती हैं। तो इन सबको जो नियंत्रित करने का कार्य है सुषुम्ना नाड़ी करती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, ऋतुस्राव के
किस चरण में अंडपुटिका का विकास तीव्र गति से होता है? ऋतुस्राव मतलब दैट मीन्स जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, जो मासिक धर्म की प्रक्रिया शुरू होती है, तो किस चरण में, ऐसा कौन सा चरण होता है जिसमें अंडपुटिका का जो हमारे ओवम बनता है उसका विकास जो होता है, उसका डेवलपमेंट जो होता है वो तीव्र गति से होता है? ऋतुस्राव के किस चरण में अंडपुटिका का विकास तीव्र गति से होता है? ए ऑप्शन आपका प्रोलिफेरेटिव चरण है, बी ऑप्शन आपका श्रावण चरण है, सी ऑप्शन आपका ए एवं बी दोनों है, और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बात अगर हम इसकी करते हैं ऋतुस्राव की, तो ऋतुस्राव हर मंथ आपका क्या मेंस्ट्रुएशन, जैसे अगर लड़की एक एडल्ट हो जाती है, जैसे दैट मीन्स अगर उसने मेच्योरिटी को प्राप्त कर लिया, किशोरावस्था में अगर वो पहुंच गई है, तो उसके अंदर जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाती है, स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। आपकी मासिक धर्म की जो प्रक्रिया होती है वो प्रारंभ हो जाती है, और ओवम भी बनना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। दैट मीन्स इसका मतलब है कि आपका जो है वो वह महिला या वह लड़की अब क्या है, एक शिशु को या एक संतान को जन्म दे सकती है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि इस चरण में, किस चरण में, अनेक प्रकार के उसमें चरण गुजरते हैं, और उसी चरण में, किस चरण में जो उसके ओवम का जो निर्माण प्रक्रिया है वो तीव्र गति से होती है, तो वह जो चरण है वो आपका क्या है, प्रोलिफेरेटिव चरण जो होता है। इसमें जो है अंडपुटिका आपकी काफी तीव्र गति से क्या होती है, विकसित होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें क्या होती है आपकी जो है वो अंडपुटिका काफी तीव्र गति से विकसित होती है, और क्या है, इसके साथ साथ ये मेच्योरिटी की ओर बढ़ती है, परिपक्वता की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे लड़की बढ़ती है वैसे वैसे उसके ओवम के बढ़ने की जो अंडाणु है, अंडाणु के बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो मेच्योरिटी मतलब पूरा मेच्योर हो जाती है। ठीक है, तो और इसकी बात अगर हम करते हैं कि अंडपुटिका का विकास कहाँ हो, किस हार्मोन्स के कारण होता है। ठीक है, ये जो अंडपुटिका होती है इसका विकास किस हार्मोन्स के सिक्रेशन से, किस हार्मोन्स के स्रावण से इसका विकास होता है, तो ये जो है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के स्रावण से इसका क्या होता है, आपका विकास होता है। ये जो अंडपुटिका का विकास तीव्र गति से, और इसके साथ साथ इसमें मेच्योरिटी आती है, तो जो ये मेच्योरिटी आती है वो किसके कारण आती है, किस हार्मोन्स के, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के स्रावण से इसमें मेच्योरिटी और इसका जो डेवलपमेंट वो होता है वो अच्छी तरीके से होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा नहीं होता है? क्या क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया का नियंत्रण, जैसे हम सांस लेते हैं तो इसमें से कौन सा ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा श्वसन क्रिया नियंत्रित नहीं की जाती, बाकी सबके द्वारा श्वसन क्रिया का पर नियंत्रण रखा जाता है? ए ऑप्शन आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, बी ऑप्शन आपका स्वचालित तंत्रिका तंत्र है, सी ऑप्शन आपका पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र है, और डी ऑप्शन आपका सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्वचालित तंत्रिका तंत्र। ठीक है, किसके द्वारा इसका जो नियंत्रण नहीं होता, तो स्वचालित जो है वो तंत्रिका तंत्र, इसके द्वारा इसका नियंत्रण नहीं होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात अगर हम श्वसन क्रिया की करते हैं, तो श्वसन की क्रिया का नियंत्रण जो होता है वो दो प्रकार से होता है। श्वसन क्रिया का नियंत्रण कितने प्रकार से होता है, आपका दो प्रकार से होता है। एक तंत्रिकीय नियंत्रण द्वारा, और दूसरा आपका रासायनिक नियंत्रण द्वारा। ठीक है, एक आपका तंत्रिकीय नियंत्रण द्वारा और दूसरा आपका रासायनिक नियंत्रण द्वारा। ठीक है, बात अगर हम करते हैं कि मस्तिष्क के मेदुला ऑब्लोंगेटा में स्थित श्वसन केंद्र द्वारा तंत्रिका तंत्र, पैरासिम्पैथिक तंत्रिका तंत्र तथा सिम्पैथिक तंत्रिका तंत्र के माध्यम से आपकी जो श्वसन क्रिया होती है वो क्या होती है, आपकी नियंत्रित होती है। कहाँ से, तो मस्तिष्क का जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, उस मेडुला ऑब्लोंगेटा में
पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र और सिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र, ये दोनों तंत्र आपके उसमें उपस्थित होते हैं जो हमारे श्वसन क्रिया को क्या करते हैं, नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। इसको टू टाइप्स, श्वसन क्रिया को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका क्या है जो है वो तंत्रिकी नियंत्रण के माध्यम से, और दूसरा आपका रासायनिक नियंत्रण के माध्यम से। और उसके बाद जो है वो मस्तिष्क का जो मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है उसमें दो आपके तंत्र पाए जाते हैं, पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा आपका सिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र। ये दो तंत्र पाए जाते हैं जो हमारे श्वसन क्रिया पर क्या करते हैं, नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, कामुकता के जागरण की अवस्था के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? कामुकता के जागरण की अवस्था, इसमें यह ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति में काम इच्छा उसके अंदर जागृत होने लगती है। व्यक्ति जो है वो विषम लिंगी के प्रति आकर्षित होने लगता है। विषम लिंगी के प्रति उसके अंदर कामुकता की भावना, विषम लिंगी को देखने पर उसके अंदर काम की प्रवृत्ति जो होती है वो जागृत हो जाती है। तो वही कह रहा है ये अवस्था आपकी कौन सी अवस्था होती है? ए ऑप्शन आपका किशोरावस्था है, बी ऑप्शन आपका शैशवावस्था है, सी ऑप्शन आपका बाल्यावस्था है और डी ऑप्शन आपका वृद्धावस्था है। तो कामुकता के जागरण की, इसमें कामुकता की जो प्रवृत्ति होती है वो काफी तीव्र होती है। मतलब व्यक्ति अपने काम प्रवृत्ति को शांत करने के लिए परेशान रहता है। वो सोचता है कि, और ऐसी कामुकता की जो भावना होती है वो विषम लिंगी के प्रति ज्यादा देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो क्या है, तो कामुकता के जागरण की अवस्था के नाम की बात अगर हम करते हैं तो कामुकता के जागरण की अवस्था जो है वो हम किसे कहते हैं, किशोरावस्था को कहते हैं। इसमें लड़कियों में अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं, जैसे उनके स्तनों में वृद्धि होना, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट होना, मासिक धर्म का क्या होना, प्रारंभ हो जाना, ठीक है, लड़कों में आंतरिक हार्मोन्स का श्रावण होना, जिसके कारण क्या अनेक प्रकार से हार्मोन्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, अनेक हार्मोन्स का श्रावण होने लगता है। लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना और इसके साथ साथ क्या आवाज का भारी हो जाना, ठीक है, और अनेक प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं, जो आपके जो काम वाले हार्मोन्स होते हैं, ऐसे हार्मोन्स का क्या होता है, सिक्रेशन होने लगता है। संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था के नाम से हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। अनेक प्रकार के द्वंद्व में बालक जो होता है घिरा रहता है, ठीक है, उसको देश से काफी लगाव होता है, देश प्रेम की भावना जो होती है इस अवस्था में काफी देखने के लिए आपको मिलती है। तो ये जो होती है, ये जो होते हैं कामुकता के कारण, कामुकता की अवस्था की या कामुकता के जागरण की अवस्था के नाम से हम किशोरावस्था को जानते हैं। और क्या है, इसे और किस नाम से जानते हैं, इसे हम और परिवर्तनों की अवस्था के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। इसमें शारीरिक विकास जो होता है वो काफी तीव्र गति से होता है, ठीक है, और यही स्टेज इसके लास्ट स्टेज तक जा, इसको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक पूर्व किशोरावस्था, दूसरा उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था के बाद जो है वो व्यक्ति में वृद्धि जो होती है वही स्टॉप हो जाती है, बट विकास उसका होता रहता है। तो किशोरावस्था के लास्ट स्टेज तक जाते जाते जितनी भी ग्रोथ होती है वो ग्रोथ होने के बाद व्यक्ति क्या है, अस्थायित्व को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। मेच्योरिटी का लेवल जो होता है उसका वहीं पे क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, मेच्योर हो जाता है व्यक्ति, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, जिज्ञासा की अवस्था निम्न में से किसे कहा जाता है? ऐसी अवस्था जिज्ञासा जिसमें व्यक्ति के बालक के अंदर क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है, हर चीज को जानने की इच्छा रखता है, वो जिज्ञासु प्राणी होता है और वैज्ञानिक भी होता है। नन्हा वैज्ञानिक के मान के चलिए, वो हर चीज के बारे में जानने की इच्छा करता है कि ये चीज कहाँ से हुई, कैसे आई, क्यों, कहाँ, कैसे के प्रश्न करने लगता है। हर चीज को जानने की कोशिश करता है कि ये चीज कैसे हुई, कैसे नहीं हुई। ये जिज्ञासा उसके अंदर हमेशा क्या है, क्यूरियोसिटी रहती है। आप खिलौना लेते हैं तो खिलौना लेने के बाद बालक क्या करता है, उसको खोल के जानने की कोशिश करता है कि इसमें क्या क्या लगा है, किस वजह से ये चल रहा है, किस वजह से ये इसमें आवाज आ रही है। हर एक चीज को जानने की वो क्या करता है, कोशिश करता है। तो ये जो अवस्था होती है वह आपकी क्या है,
पूर्व बाल्यावस्था होती है। कौन सी अवस्था आपकी होती है? तो यह जो आपकी अवस्था होती है वह पूर्व बाल्यावस्था होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, नैतिकता की कमी निम्न में से किस अवस्था में पाई जाती है? नैतिकता की कमी निम्न में से किस अवस्था में पाई जाती है? ए ऑप्शन आपका शैशवावस्था, बी ऑप्शन आपका किशोरावस्था, सी ऑप्शन आपका बाल्यावस्था और डी ऑप्शन आपका गर्भावस्था। नैतिकता, बालक किसमें की नैतिकता मतलब उसमें किसी भी प्रकार की मॉरलिटी होती ही नहीं है। ठीक है, बालक एकदम मॉरल होता ही नहीं है। कौन सी ऐसी स्टेजेस है कि कमी जो होती है वो किस अवस्था में पाई जाती है? तो बालक इस अवस्था में इसके अंदर मॉरलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। ठीक है, तो वह जो अवस्था होती है वो क्या होती है? आपकी शैशवावस्था होती है। कौन सी अवस्था आपकी होती है? तो वह जो अवस्था होगी आपकी शैशवावस्था होती है। बात अगर हम शैशवावस्था की करते हैं तो वह क्या होता है? इसमें बालक में किसी भी प्रकार का ना तो वो तर्क करता है ना तो चिंतन करता है। एकदम जो एकदम क्या होता है, न्यूट्रल रहता है बालक। इसमें किसी प्रकार का ना वो तर्क करेगा न किसी प्रकार का चिंतन होता करेगा, क्योंकि वो एज ही उसकी क्या होती है, बहुत कम होती है बालक में किसी प्रकार का। बट हाँ, इस अवस्था में जो है वो अनुकरण की प्रवृत्ति जो होती है बालक में देख ज्यादा पाई जाती है। अगर आपने उसको बालक को कोई भी अपशब्द यूज किया है बालक के साथ, नेक्स्ट डे वो आपके साथ वैसा ही क्या है यूज करेगा, वही वर्ड आपके साथ वो यूज करेगा जो वर्ड आपने उसके साथ यूज किया है। ठीक है, वो क्या करता है? अनुकरण करता है। आपने किसी चीज को, अगर आपने किसी चीज को उठाया है या आपने किसी चीज को देखा है, बालक उस चीज को देख के सेम उसी तरह से करने का क्या करता है? प्रयास करता है। ऐसे इस अवस्था में अनुकरण की जो प्रवृत्ति होती है वो काफी तीव्र गति से होती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बालक को बुलाते हैं पा 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 पा, तो वो इस चीज को ध्यान से देखता है, इस चीज को ध्यान से सुनता है और सुनने के बाद वो तुरंत 2 दिन 3 दिन देखेगा, फिर उसको क्या करता है? अपने लैंग्वेज में वो पापा पापा बा 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 ऐसे करना बोलना सीख जाता है। तो ये क्या है कि अनुकरण के माध्यम से ही बालक क्या करता है? सीखता है। मैक्सिमम कार्यों को बालक इस अवस्था में देख देख कर क्या है? सीखता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो किसके माध्यम से होती है? तो जो है होती है वो प्रक्रिया वो अनुकरण के माध्यम से ही होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, कितने वर्ष के बालकों में स्कीमा ऑफ एक्शन के सेट पाए जाते हैं? बालक जो होते हैं, कितने वर्ष का बालक जो होता है उसमें स्कीमा ऑफ एक्शन के जो सेट हैं वो पाए जाते हैं। 0 से 2 वर्ष, 0 से 5 वर्ष, 0 से 4 वर्ष, 0 से 6 वर्ष। ठीक है, तो 0 से 2 वर्ष के जो बालक होते हैं इसमें क्या होते हैं? आपके स्कीमा ऑफ एक्शन के सेट पाए जाते हैं। किसके सेट पाए जाते हैं? तो स्कीमा ऑफ एक्शन के सेट पाए जाते हैं। और यह जो होता है ये किसके अंतर्गत आता है? तो जो पियाजे ने हमारे क्या है 4 टाइप्स के आपके सिद्धांत दिए हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो यह जो है स्कीमा ऑफ एक्शन जो है उसी से क्या है? आपका संबंधित है। ठीक है, और यह जो आपका आता है किसके अंतर्गत? सेंसोरी मोटर स्टेज के अंतर्गत, जिसे हम संवेदी गामक अवस्था के नाम से जानते हैं। यह जो होता है उसी के अंतर्गत क्या होता है? आता है। ठीक है, और यह जो अवस्था होती है ये कब तक होती है? जन्म से 24 माह तक, दैट मीन्स 2 वर्ष। 24 माह मीन्स क्या? 2 वर्ष तक ये अवस्था क्या होती है? आपकी चलती रहती है। ठीक है, इस समय जो है बालक जो है उसकी जो बुद्धि होती है, उसके जो कार्य होते हैं उनकी पहचान क्या की जाती है? की जाती है। ठीक है, जो उसके कार्य होते हैं, जिस प्रकार से बालक कार्य करेगा, जैसे जिस प्रकार से उसके क्रियाकलाप होंगे उसी अनुसार हम उसकी बुद्धि का मापन जो है आकलन क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 0 से 2 वर्ष जो होती है वो क्या होती है? आपके इसके सेट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अंडाणु कैसा होता है? जो हमारा ओवम होता है उसका
आकार कैसा होता है या कैसा होता है, क्या क्या उसमें पाया जाता है। ठीक है, अंडाणु जो होता है, अंडाणु जो होता है ये ह्यूमन मतलब महिला अंग का या महिला जो ओवरी होती है उसका एक पार्ट्स होता है, और इसी अंडाणु से ही आपका ओवम, इसी ओवम से ही आपका स्पर्म जो होता है वो फर्टिलाइज करता है, और जब स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो न्यू सेल का क्या होता है, निर्माण होता है, और इसी न्यू सेल को हम जाइगोट्स के नाम से जानते हैं। और यही जाइगोट जो होता है धीरे धीरे डेवलप्ड होके एक शिशु का क्या कर लेता है, रूप धर लेता है, एक शिशु का रूप जो होता है वो धारण कर लेता है। तो वही कह रहे हैं कि अंडाणु हमारा कैसा होता है। अंडाणु जो होता है वो हमारा गोल भी होता है और स्थिर होता है, ये मूव नहीं करता, ये कहीं भी नहीं जाता। ये कैसा होता है आपका, स्थिर होता है, और कैसा होता है, निष्क्रिय होता है, सक्रिय नहीं होता, गतिशील नहीं होता। ये कैसा होता है, तो निष्क्रिय होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अंडाणु जो होता है वो हमारा गोल भी होता है, इसका आकार क्या होता है, गोल होता है, और यह स्थिर भी होता है, इसके साथ साथ यह निष्क्रिय होता है। जबकि स्पर्म जो होता है वो मेढक के बच्चे के समान उसकी संरचना होती है, वह गतिशील होता है। ठीक है, स्थिर नहीं होता, वह गतिशील होता है। वो क्या करता है, वो धीरे धीरे गति करते हुए जाता है और अंडाणु से मिलता है। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब में, तब क्या होता है, एक नए बेबी का, एक नए बच्चे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। गोल होता है, स्थिर होता है और निष्क्रिय भी आपका होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, तो मतलब आई थिंक ऑप्शन लगाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसको रखा है। जिन लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो देखा होगा उसको आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, दूध में वसा किस रूप में विद्यमान रहती है। दूध में वसा की बात कर रहा है, तो जो हमारे दूध की वसा होती है शर्करा के रूप में, बी ऑप्शन आपका केसिन के रूप में, सी ऑप्शन आपका पायस के रूप में, डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो दूध में वसा हमारी विद्यमान होती है, वो हमारी जो वसा होती है वो किस रूप में होती है, आपकी पायस के रूप में होती है। किस रूप में होती है, आपकी पायस के रूप में होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो दूध की वसा होती है, ये दूध की वसा जो होती है, वो दूध में जो हमारी वसा, जो फैट आपकी प्रेजेंट होती है, वो जो फैट होती है वो पायस के रूप में क्या होती है, आपकी विद्यमान होती है। ये रहे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।